हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बीटीएस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स पेपर 2023 हुआ था, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन दोस्तों मेरे चैनल पर किया जा रहा है दोस्तों। और इस कड़ी में मैंने हिस्ट्री और जो पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है दोस्तों, उसका मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड कर दिया है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके दोस्तों इसमें यहाँ प्लेलिस्ट में दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो है जो प्रीलिम्स के पेपर का दोस्तों जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ दोस्तों, 17 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिनका भी दोस्तों 17 बीपीएससी प्रीलिम्स का है 30 सितंबर को दोस्तों जो एग्ज़ाम देंगे, और साथ में दोस्तों जो 16 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स का दोस्तों एग्जाम होने वाला 2024 वाला, तो उसके लिए भी दोस्तों जो अपियर हो रहे हैं, तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के पेपर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, तो हम लोग हम लोग ज्योग्राफी का पेपर जितने ज्योग्राफी का लगभग 13 से 14 सवाल पूछे गए थे, सारे सवालों का दोस्तों मैपिंग के साथ हम लोग जो है डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है, जो भी आपका दोस्तों अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे दोस्तों यूपीसीएस का आर ओ का एग्ज़ाम हो, चाहे दोस्तों बीपीएससी का 17 बीपीएससी का दोस्तों प्रीलिम्स हो 30 सितंबर को, या दोस्तों यूपीएससी का ये 16 जून को प्रीलिम्स होने वाली है, सही में दोस्तों आपको निश्चित रूप से हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों जो है सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। ये मेरा चैनल है, ठीक है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको लाभ होगा मेरे चैनल पर दोस्तों। बहुत ही जो कह सकते हैं कि ऑथेंटिक कंटेंट साझा किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, ये मेरे बारे में मेरा परिचय है दोस्तों। हर वीडियो में दोस्तों अपना परिचय इसलिए दोस्तों देना पड़ता है। आपको पता है दोस्तों कि यूट्यूब पर आजकल फर्जी वो लोग भी बहुत आजकल एक्टिव है, जो दोस्तों के किसी भी पेपर का जो फटाफट दोस्तों सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, एक का बी, तो दोस्तों सब मैं भरोसा मैं नहीं करता हूं दोस्तों। जो भी आपको पता है डिटेल्ड एनालिसिस जब तक नहीं करेंगे दोस्तों, तो सबका जो है क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, दोस्तों उसका सोर्स क्या है, और दोस्तों उसका टफनेस लेवल क्या है, सारा चीज़ दोस्तों जब डिटेल एनालिसिस करते हैं, प्रत्येक ऑप्शन पर दोस्तों चर्चा करते हैं, तभी दोस्तों समझ में आती है। अब दोस्तों पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत ही टफ से टफर दोस्तों होते जा रहा है, तो आपको है इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने जितना भी दोस्तों ये यूपीएससी प्रीलिम्स लिखा दोस्तों, उसमें सबसे मेरा हाईएस्ट मार्क्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग जो है दोस्तों 70 क्वेश्चन सही है 100 क्वेश्चन में। और दोस्तों ये या जो है 137 है, आप देख सकते हैं। और सीसेट में 101 है दोस्तों। ये जो है मार्क्स है आपको 200 मार्क्स का होता है पेपर 1 पेपर 2, तो दोस्तों ये जो है 200 में 137 को नंबर आया GS1 में, और 101 नंबर दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि लगभग 102 नंबर सी सेट में है। तो इसको दोस्तों अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग जो है 70 क्वेश्चन GS में सही है 100 में दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरे बारे में परिचय हुआ दोस्तों। और देखिए ये यहाँ तक दोस्तों बीपीएससी की बात है, तो सबसे जितना भी दोस्तों मैंने बीपीएससी दिया है प्रीलिम्स, उसमें सबसे दोस्तों मेरा हाईएस्ट मार्क्स 117 आया है 67 बीपीएससी में। तो दोस्तों ये मेरा मार्क्स है, देख सकते हैं। ताकि दोस्तों ये बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी दोस्तों व्यूअर्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वीडियो दोस्तों अगर देखेंगे तो उनको दोस्तों भरोसा होता है कि जो भी मेंटर द्वारा बताया जाएगा दोस्तों, चीज़ें जो है ऑथेंटिक होगी। चलिए दोस्तों, आप सीधे देख सकते हैं ये सेट ए है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का दोस्तों सेट ए है। तो दोस्तों इसमें जो जितने भी दोस्तों ज्योग्राफी का लगभग 13-14 सवाल दोस्तों पूछे गए हैं, उनको दोस्तों हम उसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं दोस्तों। अगर चैनल बने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस ज्योग्राफी तो मैं करा ही रहा हूँ दोस्तों, इसके बाकी जो दोस्तों बच जाएगा इकोनॉमिक्स एंड आपको बच जाएगा इन्वायरमेंट दोस्तों, वो दो सेक्शन में कल करा दूंगा दोस्तों। चाहे आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ करा देने का। बाकी दोस्तों जितने सेक्शन हैं सभी का दोस्तों मैंने करा दिया है। तो चैनल पर अगर दोस्तों अपने हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जो जितने वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर जाइए दोस्तों, 17 बीपीएससी का निःशुल्क तैयारी करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला सवाल पढ़ते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों, कृष्णा नदी सीधे कोलोरू झील का भरण करती है। और तीसरा दोस्तों, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई। उपयुक्त में से कितने कथन सही है। और दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है यूपीएससी पिछले 2-3 साल से दोस्तों अपना रहा है। पहले दोस्तों आपको आता था कि 1 2 3 इस तरह दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना दोस्तों आसान होता था, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों है कठिन हो गया। तो आप कह सकते दोस्तों कि ऑप्शन के कारण जो है पेपर यूपीएससी का और कठिन होते जा रहा है, ठीक है। बाकी तो दोस्तों इन डेप्थ नॉलेज का डिमांड करता है यूपीएससी के पेपर। अब दोस्तों चलिए इसका हम लोग इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। झेलम रिवर पासेज, जब भी दोस्तों आपको कभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर उनको डाउट हो कि समझ में नहीं आ रहा हिंदी में, दोस्तों इंग्लिश वर्जन आप देख लेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखें, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासेज थ्रू बुलर लेक, ठीक है दोस्तों। ये जो स्टेटमेंट जो है आपका एकदम सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है दोस्तों। आप आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स
कोलोरू लेक दोस्तों ये जो है आपका गलत है, ठीक है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फ्लड्स कोलोरू लेक दोस्तों ये स्टेटमेंट वाला गलत, ये गलत है। और दोस्तों मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फाउंड कांवर लेक दोस्तों ये जो स्टेटमेंट ये भी आपको गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली 1। अब चलिए दोस्तों हम लोग डिटेल एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर इन लोगों का लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है पहला नंबर दोस्तों देखिए झेलम नदी के बारे में किया गया दोस्तों। ये देख सकते हैं कि ये आपको इंडिया का दोस्तों मेजर रिवर्स है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर झेलम रिवर है, ये आपको कश्मीर में है झेलम रिवर, यहाँ पर ये दोस्तों झेलम रिवर है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो एक है आपको गंडक रिवर जो कह रहा है दोस्तों यहाँ पर है, जो कि दोस्तों बिहार में है। ये जो रिवर है नेपाल से दोस्तों, तिब्बत से इसका ओरिजिनेशन होता है, नेपाल होते हुए भारत आती है। और दोस्तों बिहार में ही बूढ़ी गंडक रिवर है। और दोस्तों कोलोरू लेक जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर दोस्तों शो तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश यहाँ दोस्तों है आपका कोलोरू लेक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों बताते हैं कि दोस्तों स्टेटमेंट जो है पहला क्यों सही है और दूसरा दोस्तों क्यों गलत है, देखिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए कि जैसा कि मैंने बताया कि झेलम नदी दोस्तों कश्मीर में है, इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट दोस्तों फ्रेश वाटर है ताजे झील के, एशिया का दोस्तों सेकेंड लार्जेस्ट जो है फ्रेश वाटर लेक है। और दोस्तों ये जो है झेलम नदी जो है बुलर जो लेक है दोस्तों, उसका सही बात है कि जो उसका मेन सोर्स ऑफ वाटर है यही है आपको बुलर झील का झेलम नदी। और दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है सीधे सीधे, इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है। दूसरा दोस्तों कृष्णा नदी सीधे कोलोरू झील को दोस्तों भरण करती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो गलत है दोस्तों, ये जो आपको कोलोरू लेक को दोस्तों कृष्णा नदी नहीं करती है दोस्तों, ये गलत है। यहाँ पर बता दूँ कोलोरू झील को दोस्तों जो भरण करने वाली दो नदी है, एक दोस्तों बूढ़ा मेरू एंड दोस्तों ताम लेरू रिवर दोस्तों रिवर है, जैसे कि मैं नाम बताया दोस्तों। एक है बूढ़ा मेरू कह सकते हैं बूढ़ा मेरू, और एक है दोस्तों आपका तामलेरू, ठीक है। तो ये दोस्तों नदियां हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये दोस्तों कोलोरू लेक का दोस्तों भरण करती है, इसमें दोस्तों कृष्णा रिवर नहीं होगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट दोस्तों दूसरा गलत है, पहला तो सही है। और दोस्तों गंडक नदी, तीसरा ऑप्शन गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित है दोस्तों। कांवर झील जो दोस्तों बेगूसराय में है, ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिला में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है लोकेशन। दोस्तों यहाँ पर गंडक नदी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बूढ़ी गंडक होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये भी गलत है। तो इस प्रकार जो स्टेटमेंट जो है आपको दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, पहला सही, इसलिए दोस्तों स्टेटमेंट ये हुआ। और दोस्तों थोड़ा मैं बता दूं कि जो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि बूढ़ी गंडक हो गया, यहाँ पर बूढ़ी गंडक के विसर्पण से कांवर झील में हुई है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो बूढ़ी गंडक जो गंगा की सहायक नदी है, और जो दोस्तों ये वेस्ट चंपारण जो है वह आपको जो पश्चिमी चंपारण जिला है दोस्तों बिहार में, वहाँ से निकलती है। और जहाँ तक दोस्तों गंडक रिवर का बात है जो इसमें दिया है सवाल में, तो दोस्तों तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते हुए दोस्तों भारत आती है दोस्तों। तो ये जो है मैं जैसा कि बता दिया ये पूरा डिटेल में। तो दोस्तों ये जो है आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। इस प्रकार जो स्टेटमेंट जो कितने कथन सही है, तो केवल जो है एक सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल को बढ़ते हैं, 3 नंबर। दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछा है सवाल कि निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कटहल, इसका साइंटिफिक दोस्तों नाम देके दिया हुआ कटहल, महुआ, सागौन, उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष है। दोस्तों प्योर ज्योग्राफी का है दोस्तों। और जहाँ तक मैं दोस्तों सोर्स आपको बता दूं कि जितने भी अधिकांश सवाल आप दोस्तों देखेंगे, आपको एनसीईआरटी का 11th का जो दोस्तों बुक है मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों 11th का एनसीईआरटी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको जरूर पढ़ेगा। 11th दोस्तों 11th का जो आपको पता है कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी होता है दोस्तों, 11 12 दोनों दोस्तों बुक जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इनका भी दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है 16 जून को, या दोस्तों जो बिहार में भी जो आपको एग्जाम होने वाली है 30 सितंबर को, ज्योग्राफी के लिए विशेषकर दोस्तों एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं इसका यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो बहुत लोग जानते होंगे दोस्तों, जो नहीं जानते कवर पेज देख लीजिए। इसी प्रकार का दोस्तों 11th जो एनसीईआरटी है उसका दोस्तों ये कवर पेज है, इंडिया फिजिकल जो इन्वायरमेंट। दोस्तों ये देखिए ये जो है इंग्लिश में दोस्तों, हिंदी में भी आती है। तो जो भी बिगिनर्स भी दोस्तों यहाँ से ज्योग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 11th उसी प्रकार दोस्तों 12th का भी है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों इसका इंग्लिश भी हम लोग देख लेते हैं कि कंसीडर द फ्लोइंग ट्रीज, जैक फ्रूट दोस्तों जिसका हिंदी कटहल होता है, महुआ और टीक जिसका हिंदी होता है, तो हाउ हिंदी दोस्तों सागौन होता है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्री, दोस्तों पूछा पर्णपाती वृक्ष कौन होता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों पर्णपाती वृक्ष जान लीजिए कौन इसका क्या होता है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों ये जो ट्रीज हैं जो दोस्तों सीजनली जो है अपने पत्तों को दोस्तों क्या करते हैं, लूज करते हैं, पत्ता दोस्तों गिरा देते हैं। और दोस्तों इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है दोस्तों। डिसिडुअस ट्रीज को दोस्तों जो है मानसून
फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और दोस्तों इसका उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं, ये जो डिसिडुअस ट्री होते हैं दोस्तों, टीक हुआ, साल हुआ, शीशम हुआ, महुआ हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन जैकफ्रूट जो कटहल दिया दोस्तों वो आपको ये डिसिडुअस नहीं है। बाकी दोस्तों जैसे कि बताया महुआ सही है, टीक सही है, और दोस्तों साल भी है, शीशम भी है, सब दोस्तों जो डिसिडुअस ट्री के एग्जांपल होते हैं। जबकि दोस्तों ये जैकफ्रूट है दोस्तों, कटहल जो है ये दोस्तों एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जांपल है, एवरग्रीन जो दोस्तों ट्रीज होता है उसका एग्जांपल है। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों फिर से आप यहाँ जाइए हिंदी में, यहाँ पर देखिए कटहल जो है दोस्तों, यहाँ पर पूछा कि कितने पर्णपाती है दोस्तों, तो कटहल आपको नहीं हुआ दोस्तों, ये एवरग्रीन है, ठीक है, सदाबहार जानते हैं। और दोस्तों जो महुआ सही है, सगौन सही। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल हम लोग जान लेते हैं कि दोस्तों पर्णपाती वृक्ष जो होता है दोस्तों, इसके लिए मैं बता दूँ कि जो रेनफॉल दोस्तों होता है, पर्णपाती जो फॉरेस्ट होता है इसमें दोस्तों आपको 70 से लेकर दोस्तों 200 सेंटीमीटर की दोस्तों बारिश होती है, ठीक है। और दोस्तों जबकि एवरग्रीन में दोस्तों इससे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और दोस्तों डेसिडुअस का दोस्तों 2 प्रकार होता है। डेसिडुअस दोस्तों ट्री होता है, एक दोस्तों होता है ड्राई डेसिडुअस, दोस्तों एक होता है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों जो ड्राई है दोस्तों, जो ड्राई जैसे बताया कि ड्राई डेसिडुअस दोस्तों होता है ट्री दोस्तों, उसका जो बारिश दोस्तों जो वर्षा का दोस्तों रेंज होता है 70 से 100। वही दोस्तों जो मॉइस्ट डेसिडुअस होता है उसका दोस्तों 100 से कितना होता है 200, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है सब आपको एनसीईआरटी में दोस्तों ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा दोस्तों, बहुत बेसिक है, हर बार दोस्तों पूछता है। तो इसको जरूर आप लोग जो भी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसका एग्जांपल दोस्तों, जो भी डेसिडुअस उसका आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैंने बता दिया कि चूँकि कटहल जो है दोस्तों तो एवरग्रीन है, तो दोस्तों आपका पहला नहीं होगा। बाकी दोस्तों महुआ और सगौन होगा, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा केवल 2, क्योंकि दोस्तों पूछा कितनी पर्णपाती है। तो दोस्तों ये आपको हो गया 3 नंबर। दोस्तों अब अगला जो सवाल बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर दोस्तों देखते हैं क्या है। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर भारत और चीन का दोस्तों जो आपको कृषि जो क्षेत्र उसका दोस्तों तुलना किया है, उससे संबंधित है। दोस्तों चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, पहला ऑप्शन। दूसरा दोस्तों कह रहा है कि चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, और चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब सवाल जो है आपको जनरली नहीं मिलते हैं दोस्तों, ये सब जो है न्यूज़ पेपर वगैरह में दोस्तों कभी कभी आते रहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपको एनसीईआरटी पढ़ते रहना ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका दोस्तों, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है कि इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ठीक है दोस्तों। ये जो स्टेटमेंट आपका है सही है, ठीक है दोस्तों। जहाँ तक दोस्तों इंडिया का बात है, तो जो उसका जो एरेबल जो लैंड है दोस्तों इंडिया का 156 दोस्तों यहाँ पर मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। इंडिया में दोस्तों 156 मिलियन हेक्टेयर है एरेबल लैंड। और दोस्तों मैंने वह कृषि जो क्षेत्र दोस्तों वही जो चाइना आपका दोस्तों, उसका चाइना का है दोस्तों 120 मिलियन हेक्टेयर। तो दोस्तों इस प्रकार जो स्टेटमेंट सही है कि इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, मतलब भारत के पास जो कृषि जो क्षेत्र दोस्तों चाइना से ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया का दोस्तों 156 मिलियन दोस्तों हेक्टेयर है एरेबल लैंड, और दोस्तों चाइना का 120। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरा स्टेटमेंट का, ये जो सही है। दूसरा दोस्तों क्या है स्टेटमेंट, ये भी दोस्तों सही है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, दोस्तों का सिंचाई जो क्षेत्र दोस्तों इंडिया में ज़्यादा है दोस्तों, ये भी सही है कि हाँ दोस्तों ये देखिए द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इन मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, ठीक है दोस्तों। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब दोस्तों तीसरा जो है द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर दैन दैट इन चाइना, दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों को पता है कि भारत में अभी भी उत्पादन तो दोस्तों है ही, मतलब उत्पादकता दोस्तों बहुत ही जो भी है कि कम होता है। इस पर भारत सरकार दोस्तों मशीनीकरण बहुत चाहे दोस्तों जो है बेटर सीड्स दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो भारत सरकार दोस्तों कोशिश कर रही है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों जो स्टेटमेंट है ये जो तीसरा वो गलत है, ठीक है दोस्तों। फिर से इसको देख लेते हैं कि इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में आपको कितना है 156 मिलियन हेक्टेयर, और चाइना में दोस्तों जो है 120 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों ये भी सही है, द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो तीसरा स्टेटमेंट वो गलत है, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर, दोस्तों जो भारत में जो दोस्तों जो उत्पादकता है वो चाइना की तुलना में कम है। इस प्रकार दोस्तों आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कितने सोर्स असेसमेंट करा थे, तो ओनली 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। तो दोस्तों हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर जो है यहाँ पे, हाँ दोस्तों 4 नंबर,
जैसा कि दोस्तों बताया कि चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र, सही है। दूसरा दोस्तों, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक, ये भी सही है। और दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। दोस्तों ये अधिक नहीं है, ये दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है। चाइना में दोस्तों क्या है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता चाइना में ज़्यादा है, भारत में कम है। दोस्तों इस प्रकार स्टेटमेंट हो गया, केवल 2 सही है, ठीक है, जिसमें 1 और 2 सही है और ये तीसरा गलत है, इसलिए केवल 2 दोस्तों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों ये देखिए नए प्रकार का जो यूपीएससी ने दोस्तों इंट्रोड्यूस किया है ऑप्शंस को, तो थोड़ा ध्यान से दोस्तों देखना है। जब तक दोस्तों इन डेप्थ नॉलेज आपका नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप जो है इसका सही आंसर आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग 5वां नंबर की तरफ, जो 5 नंबर क्वेश्चन है। पहले दोस्तों इसको हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट हिंदी में दोस्तों छिपा हुआ इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाए कच्छ का रण, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका इंग्लिश में पढ़ते हैं कि दोस्तों यही होता है कि अगर दोस्तों आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, उसका इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, दोनों में दोस्तों है कि आपको पता चल जाता है। अगर दोस्तों कुछ उसमें छिपा हुआ है क्लू। Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सी लेवल में दोस्तों वहाँ पर जो है रेगुलर दोस्तों गिरावट हो रही है, जिसके चलते जो प्रेजेंट जो एक्सटेंसिव मार्शलैंड जो है दोस्तों दलदली भूमि बढ़ते जा रही है दोस्तों। तो पूछ रहा कि कौन सा है दोस्तों ऐसा बेस्ट एग्जांपल रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल का। दोस्तों तो आपको हो जाएगा रन ऑफ कच्छ, जो दोस्तों गुजरात में है। चलिए दोस्तों इसका देख लेते हैं, लोकेशन दिखा देते हैं आपको रन ऑफ कच्छ का। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए गुजरात में है, यहाँ पर आपको इंडिया का मैप दोस्तों आप लोग देखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है और दोस्तों यहाँ पर रन ऑफ कच्छ है। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि सी लेवल जो है आपको गिरते जा रहा है, रिपीटेडली जो फॉल होता है, जिसके चलते जो है दोस्तों मार्शलैंड जो क्रिएट होता है रन ऑफ कच्छ को, ठीक है। दोस्तों को पता है कि रन ऑफ कच्छ के लिए में दोस्तों जो है भारत पाकिस्तान में जो है कुछ पार्ट है, जिसके चलते भारत पाकिस्तान में विवाद भी है। दोस्तों यही आपका रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों है रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल। दोस्तों आपको हो गया, ये आपको 5 नंबर था। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शल रन ऑफ कच्छ। दोस्तों अब चलिए हम लोग अगला सवाल जो छठा उसको देखते हैं। यहाँ पर छठा नंबर दोस्तों, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which one of the following। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, खनिज दिया है, मिनरल्स। दोस्तों पूछ रहा है कि किसका है ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India rich sources of which one of the minerals। दोस्तों यहाँ पर जो होगा आंसर जो है आपका दोस्तों टाइटेनियम, ठीक है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इसका हिंदी पर देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर भारत के, यहाँ पर भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये आपको टाइटेनियम हो जाएगा। और दोस्तों तो बताया कि ये दोस्तों आपको हेवी मेटल है टाइटेनियम, और दोस्तों इसका जो है टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक दोस्तों मेटल दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि टाइटेनियम का दोस्तों यूज आपको मिसाइल बनाने में, चाहे दोस्तों जो भी वार इक्विपमेंट्स है उसके बनाने में यूज होता है, इसलिए दोस्तों इसको टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है दोस्तों। इसका जो सिंबल होता है TI, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं कि रूटाइल जो होता है जो कैसा होता है देखने में। यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये दोस्तों देखिए यहीं पर आपको जो पूछा गया है दोनों कि इल्मेनाइट और दोस्तों जो दोनों पूछा गया है मिनरल्स, उसका देखिए यहाँ पर फार्मूला, केमिकल फार्मूला दोस्तों इल्मेनाइट का है FeTiO3। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा पूछा है वो उसका फार्मूला दोस्तों टाइटेनियम ऑक्साइड है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर TiO2। तो यही है दोस्तों आपको इल्मेनाइट देख सकते हैं यहाँ पर फिगर, यही है दोस्तों, इसी से जो है टाइटेनियम को एक्सट्रैक्शन होता है, जो कि दोस्तों रणनीतिक धातु है। तो दोस्तों ये हो जैसा कि मैंने दिखाया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो यही दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी, ये जो मैंने कि दोस्तों इल्मेनाइट और रूटाइल, जैसा कि फॉर्मूला मैंने बताया कि इल्मेनाइट का होगा FeO और दोस्तों जो रूटाइल है उसका हो जाएगा TiO2, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये सवाल जो 6 कंप्लीट होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण में आवश्यक धातु है किस देश द्वारा उत्पादित किया दोस्तों। तो इसका आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा C कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। और दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर है, हाँ दोस्तों 7 नंबर कि अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, दोस्तों कोबाल्ट मेटल
रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और दोस्तों मैं बता दूं कि बैटरी का आपको पता है कि जो रिचार्जेबल जो बैटरी बनाया जाता है रिचार्जेबल दोस्तों, तो उसी बैटरी में दोस्तों कोबाल्ट का यूज होता है। तो और दोस्तों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कोई जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का, उसमें दोस्तों रिचार्जेबल बैटरी के बारे में दोस्तों कोबाल्ट के बारे में चर्चा हुआ था। तो दोस्तों ये जो संभावना बन रही थी कि सवाल पूछेगा। और दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कॉन्गो है दोस्तों, ये आपको जितने भी दोस्तों विश्व में प्रोडक्शन होता है दोस्तों कोबाल्ट का, उसका लगभग जो है दोस्तों 70% अकेले प्रोडक्शन करता है। अब दोस्तों इसका लोकेशन देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है दोस्तों बेसिकली ये तो आपको पता है कि अफ्रीका में है। तो इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो है लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कोबाल्ट है, जो अब जैसा कि दोस्तों सवाल पूछा गया है, जिससे दोस्तों रिचार्जेबल बैटरी बनता है जो आपको इलेक्ट्रिक कार से, तो दोस्तों यही कोबाल्ट है दोस्तों। ये तो आपको है इल्यूमिनाइट है, जिसे टाइटेनियम बनाया जाता है दोस्तों, यही कोबाल्ट है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो 70% जो है, जैसा कि मैंने बताया, अफ्रीका का दोस्तों यही देश है यहाँ पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ से दोस्तों 70% अकेले विश्व में दोस्तों जितने भी ग्लोबल प्रोडक्शन होता है कोबाल्ट का, 70% जो है अकेले दोस्तों यही देश करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों आपको 8 नंबर है, ठीक है। दोस्तों पढ़ते हैं यहाँ पर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। दोस्तों देखिए कॉन्गो बेसिन से ये भी दोस्तों ज्योग्राफी का सवाल है, ठीक है। और दोस्तों पूछा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। 4 दोस्तों देखिए, कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान, उगांडा, ठीक है। तो दोस्तों इसका देखिए हिंदी भी पढ़ लेते हैं आपको, इसका जो है दोस्तों हिंदी यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो कॉन्गो बेसिन का भाग है दोस्तों। तो आपको देख सकते हो जो इसका दोस्तों आपको आंसर होगा वो आपको होगा कैमरून, ठीक है। दोस्तों आपको मैप में भी मैप में भी दोस्तों इस कैमरून को दिखाएंगे, इसका लोकेशन कहाँ है दोस्तों, बेसिकली अफ्रीका में है। सबसे पहले दोस्तों बता दूँ कि कॉन्गो जो बेसिन है दोस्तों, ये जो है इसका 6 कंट्री जिसमें आते हैं, जिसमें आपको दोस्तों एक आपका कैमरून है दोस्तों, एक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, तीसरा दोस्तों आपको कॉन्गो है, और चौथा दोस्तों इक्वेटोरियल गिनी है, और पाँचवा है गैबन है, और जो छठा दोस्तों आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है। अब दोस्तों ये है कि ये आपको न्यूज़ में था, ये जो कॉन्गो बेसिन दोस्तों बेसिकली न्यूज़ में था। आपको फरवरी 2023 में दोस्तों UNEP का दोस्तों इस पर रिपोर्ट आया था कॉन्गो बेसिन पर, जिसके चलते ये चर्चा में थे और न्यूज़ में थे, जिसके कारण जो सवाल दोस्तों बनाया गया है। और दोस्तों ये कॉन्गो बेसिन का एरिया है बहुत दोस्तों, ये आपको जो जलवायु के लिए, क्लाइमेट के लिए दोस्तों बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बता दूं कि ये दोस्तों ये जो कॉन्गो बेसिन एरिया है, ये जो जितना दोस्तों कार्बन दोस्तों एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये जो एरिया दोस्तों ये इट एब्जॉर्ब्स मोर कार्बन देन इट इमिट, जितना दोस्तों ये इमिट करता है उससे ज़्यादा दोस्तों कार्बन ये जो है कार्बन आपको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको हो गया। अब दोस्तों इसका मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन, ठीक है। अब जो कॉन्गो बेसिन किधर है, अफ्रीका में बेसिकली दोस्तों इसमें 6 कंट्री आता है इस कॉन्गो बेसिन में। दोस्तों जितने भी सब सवाल है यूपीएससी के लिए तो दोस्तों है ही, कमिंग एग्जाम है, प्लस में जो जितने 17 बीपीएससी हो, चाहे दोस्तों आपको यूपीपीसीएस आरओ हो या अपर यूपीपीसीएस का, जितने दोस्तों पीसीएस का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए जो है इसको ध्यान से आप देखिएगा, जितने भी मैप बेस्ड सवाल है। तो दोस्तों यही आपका है, ये जो एरिया है आपका कॉन्गो बेसिन है, जिसमें दोस्तों देखिए ये सब कंट्री आते हैं दोस्तों। एक तो जैसे देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैमरून है, जो कि दोस्तों पूछा भी गया है, इसमें आंसर होगा। बाकी दोस्तों अन्य जो है यहाँ पर इक्वेटोरियल गिनी है, देख सकते हैं यहाँ पर, और बाकी दोस्तों यहीं पर है। तो 6 दोस्तों कॉन्गो बेसिन में, ठीक है, इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा। हो सकता है दोस्तों 17 बीपीएससी में सवाल जो है दोस्तों घुमा करके पूछ दे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग ये आपको 8 नंबर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो भी ज्योग्राफी है दोस्तों, हमेशा उसको लोकेशन जो कोई भी आप दोस्तों मिलता है उसको मैप में देखिए, तभी दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों आपका 8 नंबर हो गया। अब दोस्तों 9 नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों हिंदी में देख लेते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों देखिए, ये दोस्तों हो गया जिसका कॉन्गो बेसिन का भाग दोस्तों का आंसर हो जाएगा कैमरून, ठीक है। इसमें 6 कंट्री जो बता दिया है। अब दोस्तों देखिए 9 नंबर की अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है, ठीक है। दोस्तों मैंने कहने मतलब है कि जो विंध्य और सह्याद्री जो दोस्तों पहाड़ी रेंज है दोस्तों, उसके संगम पर अमरकंटक है, जो कि दोस्तों ये है आपका गलत है, ठीक है। दोस्तों मैं आगे चर्चा करूँगा। दूसरा दोस्तों जो बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुरा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है दोस्तों, ठीक है। तो जो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, ये जो है
दोस्तों ये भी गलत है। और तीसरा दोस्तों स्टेटमेंट है कि शेषचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। दोस्तों ये भी आपको गलत है। इस प्रकार दोस्तों आंसर होगा कोई भी नहीं, ठीक है। अब चलो दोस्तों इसका डिटेल में हम लोग आंसर देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो अमरकंटक दोस्तों पहाड़ी है आपको एमपी में है, मध्य प्रदेश में दोस्तों। और ये जो अमरकंटक पहाड़ियाँ बिंद और सह्याद्री श्रेणियों का संगम पर दोस्तों यहाँ नहीं होगा, सह्याद्री दोस्तों यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर बिंद और सतपुड़ा रेंज होगा दोस्तों, बिंद और सतपुड़ा रेंज होगा। तो क्योंकि दोस्तों देखिए सह्याद्री आप देखेंगे यहाँ इंडिया का दोस्तों मैप यहाँ देखेंगे कि जो सह्याद्री दोस्तों जो सह्याद्री रेंज है दोस्तों उसको वेस्टर्न घाट दोस्तों, वेस्टर्न घाट का ही नाम है। और जिसमें दोस्तों आपको गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ और दोस्तों गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु से दोस्तों गुजरता है। लेकिन जो आपका जो दोस्तों ये जो अमरकंटक है दोस्तों एमपी में, सेंट्रल इंडिया में दोस्तों, तो इसी प्रकार जो है सह्याद्री नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, सतपुड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि पहला इसलिए दोस्तों गलत है क्योंकि अमरकंटक पहाड़ियाँ बिंद और सतपुड़ा श्रेणियों का संगम है, ना कि दोस्तों सह्याद्री, ठीक है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया दोस्तों। हम आपको इंडियन ज्योग्राफी के दोस्तों मैप पे भी आपको दिखाएंगे कि अमरकंटक पहाड़ियाँ कहाँ है। दूसरा दोस्तों बिली गिरिरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है। और दोस्तों एक चीज़ हाँ और बता दूं कि देखिए अमरकंटक जो पहाड़ी है दोस्तों, यहाँ से महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है, जिसमें दोस्तों आपका कौन है, सोन नदी है, आप जानते हैं दोस्तों। सोन नदी बिहार में दोस्तों जो दानापुर में गंगा से मिल जाती है। और दोस्तों जो उसके बाद है महानदी नदी जो दोस्तों उड़ीसा से जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों उसके बाद नर्मदा नदी जो अरबियन सी में गिरती है। तो दोस्तों ये तीन इंपॉर्टेंट जो है रिवर्स है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यहाँ जो ये जो दोस्तों ये तो आपका गलत है, ठीक है। दूसरा जो बिलीगिरी रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग, दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो बिलीरंगन पहाड़ियाँ दोस्तों कर्नाटका में है, ठीक है। और आपको दोस्तों जो सतपुड़ा है आपको सेंट्रल इंडिया में है दोस्तों। तो ये जो बहुत ही दूर है, कहने मतलब ये है कि दोस्तों जो सतपुड़ा है आपको सेंट्रल इंडिया में, कर्नाटका दोस्तों इधर है, ठीक है। दोस्तों इधर है। तो ये दोनों में दोस्तों बहुत डिस्टेंस है, इसलिए दोस्तों ये आपका ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा दोस्तों शेषचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण भाग में दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। अब बता दूं कि शेषचलम पहाड़ियों को दोस्तों इसी को तिरुमाला रेंज भी कहा जाता है। और ये दोस्तों पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण, दोस्तों ये गलत है, ठीक है। दोस्तों ये शेषचलम पहाड़ियाँ ईस्टर्न घाट का पार्ट है जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में आती है। और दोस्तों ये जो तिरुपति, आंध्र प्रदेश का तिरुपति डिस्ट्रिक्ट उसमें आती है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए तो इसी को देख लेते हैं, यहाँ पर मैप में देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों लोकेशन कहाँ है, शेषचलम पहाड़ियाँ जो भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोस्तों देखिए ये तो दोस्तों रिवर था, एक मिनट, हाँ दोस्तों ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जितने भी माउंटेन रेंज है उसको दोस्तों इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एमपी है सेंट्रल इंडिया दोस्तों, ये देखिए विंध्य रेंज, जो सतपुड़ा रेंज देख सकते हैं। इधर दोस्तों जो है आपको शेषचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और जो बिलीरंगन जो दोस्तों दिखाया है वहाँ पर वो कर्नाटका में है। तो दोस्तों ये जो है आपका वेस्टर्न घाट है, ये दोस्तों ये ईस्टर्न घाट है इधर इस साइड में। तो दोस्तों यही सब है, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है। अब दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब 9 नंबर हो गया है। अब दोस्तों अगला सवाल जो है आपको 9 नंबर हो गया दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों चलते हैं सीधे, जो अगला सवाल है आपको 62 नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो दोस्तों ये आपको यूपीएससी द्वारा पूछे गए दोस्तों 2023 में जो सेट ए है दोस्तों, उसका जो एक ज्योग्राफी का सवाल है दोस्तों। अब सीधे 62 नंबर पाते हैं। विथ रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। दोस्तों पहला स्टेटमेंट क्या है कि द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, दोस्तों यहाँ पर इंसोलेशन का दोस्तों ये मतलब आपको बता देते हैं। इंसोलेशन का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दोस्तों आपको पता है सपोज किया जाता है दोस्तों, तो सन के लाइट ऐसे आता है दोस्तों, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये जो दोस्तों सन आ रही है तो आपको इंसोलेशन हो गया। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड मैप होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको इक्वेटर है और दोस्तों आपका ये पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोस्तों इक्वेटर है। तो ये जो सवाल दोस्तों है जो गलत है 10 टाइम्स दोस्तों यहाँ नहीं होगा, लगभग दोस्तों आप कह सकते हैं कि 5 टाइम्स है, ठीक है। इसलिए दोस्तों स्टेटमेंट आपका ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों इंफ्रारेड कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। दूसरा दोस्तों ये जो है आपका गलत है, इंफ्रारेड कंस्टिट्यूट रफली दोस्तों जो इंसोलेशन में दोस्तों इंफ्रारेड नहीं होता है दोस्तों, ये अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट भी दोस्तों आपको गलत हो गया। जैसा कि दोस्तों मैं बताया कि पहला गलत इसलिए कि यहाँ पर दोस्तों 10 टाइम्स होगा 5 टाइम्स। दूसरा दोस्तों इसलिए गलत हुआ कि इंफ्रारेड कंस्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन, दोस्तों ये गलत है। यहाँ पर इंसुलेशन में 2/3 दोस्तों क्या होता है, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज होता है, ठीक है। तीसरा दोस्तों स्टेटमेंट क्या है कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जरली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर, दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका सही है। जिसमें मैं दोस्तों बता दूं कि जो दोस्तों वाटर वेपर जो है एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है, जो कि इसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दोस्तों हाई होता है, स्ट्रॉन्ग, तो इसके चलते जो है अब जैसा लिखा हुआ कि वाटर वेपर कह रहा है कि इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, दोस्तों ये सही। तीसरा जो है सी दोस्तों सही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि दोस्तों वाटर वेपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है और इसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दोस्तों ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये तीसरा सही। चौथा दोस्तों इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन, दोस्तों ये जो है ये आपका स्टेटमेंट गलत है कि दोस्तों ये जो है इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम, दोस्तों नहीं होगा। विजुअल स्पेक्ट्रम का दोस्तों यहाँ पार्ट नहीं, इंफ्रारेड जो है विजुअल स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। इस प्रकार दोस्तों जो है जो आपका जो 62 नंबर हो गया, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सब गलत है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला है अब 63 नंबर, चलिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर यही 262, जैसा कि मैंने बता दिया कि ये जो है आपका ये सही होगा, आपको सी वाला दोस्तों सही होगा, बाकी जो है ए बी और डी गलत है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पर 63, देखिए दोस्तों पूछा है मृदा से पूछा है, सॉइल से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कथन 1 दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा जो है दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर होती है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत पदार्थों का द्रुत अपघटन होता है दोस्तों। तो ये जो आपका कथन 1 दोस्तों गलत है, ठीक है, और दोस्तों दूसरा एक सही है, ठीक है। यहाँ पर आपको 63, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि ये आपको दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपको डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है, ठीक है। तो 63 का दोस्तों हो गया डी आंसर, ठीक है। अब दोस्तों जो है 64 नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ कथन इसमें दोस्तों कथन 1 कथन 2 दिया है, बताना कि क्या करता है दोस्तों, सही है कौन सही है गलत कौन गलत है। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान प्रयास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। और दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है कि कथन दूसरा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होता है। तो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट जो है आपको सही है, और दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कथन 1 और 2 दोनों सही तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है दोस्तों। इसका इंग्लिश हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 64 नंबर का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दोस्तों समझ में हिंदी नहीं है, तो मैं जैसे बार बार आपको मैंने बोला कि उसका इंग्लिश देख लीजिए। दोस्तों द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर, ठीक है दोस्तों। ये जो दोस्तों आपको ये जो है ये जैसा कि मैंने जो 64 नंबर दोस्तों एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी के क्लास 11 के दोस्तों चैप्टर 9 में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक दोस्तों हीट क्या होता है, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोस्तों क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस बाई 1 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों ये स्पेसिफिक हीट होता है, इसका डिफिनीशन होता है। और दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोस्तों वाटर के क्या होता है, लैंड के तुलना में दोस्तों मच हायर होता है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार जो है स्टेटमेंट 1 भी सही है ये दोस्तों, और 2 भी सही है, और दोस्तों इसका जो व्याख्या करता है इसी प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपको मिल जाएगा क्लास 9th का, सॉरी दोस्तों क्लास 11th का दोस्तों चैप्टर 9 में आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में इसका आंसर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब जो है इसके बाद जो 65 नंबर है, 65 नंबर दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक से पूछा गया सवाल दोस्तों, ये क्या है कि भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित की जाती है, ठीक है दोस्तों। ये आपको आंसर आपका इसका सही है, ठीक है, बात सही है। और जो दूसरा ऑप्शन है कि पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको सी हो जाएगा। और दोस्तों जहाँ तक इसका सोर्स का बात है, इसको भी दोस्तों एनसीईआरटी के 11th क्लास में आपको मिल जाएगा, जो भूकंप वाला चैप्टर है, ठीक है। तो दोस्तों ये सही हो गया। अब दोस्तों जो है लास्ट सवाल जो है ज्योग्राफी का 66 है, इसको दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर कि भारत में कोयलाधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के बारे में दोस्तों विचार करना है। इनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई भी जल संकट वाले जिलों में स्थापित नहीं है। और तीसरा दोस्तों इनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है।
चलिए दोस्तों इसका इंग्लिश देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। देखिए, और दोस्तों ये जो कुछ यूपीएससी का दोस्तों आप जब एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस, दोस्तों कुछ सवाल ऐसे रहते हैं कि अगर नहीं जानते हैं तो भी दोस्तों जो है आप उसको सही कर सकते हैं। जनरली दोस्तों जो एक्सट्रीम जो सेंटेंस होता है उसमें जिसमें ओनली इक्वल लगा रहता है, चाहे दोस्तों देखिए यहाँ पर नन लिखा हुआ है, सब जो एक्सट्रीम सेंटेंस होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड के चलते दोस्तों है स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो दोस्तों इसमें आपको जो है तीनों गलत है, ठीक है। और दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा नन। दोस्तों को अगर कोई नहीं भी जानते, बस वही जो दोस्तों इनको ट्रिक पता रहेगा कि एक्सट्रीम वर्ड्स को काटिए और आंसर लाइए, तो भी जो है क्वेश्चन नहीं जानते भी जो जिसको दोस्तों इंटेलिजेंट गेस कहा जाता है उसके आधार पर आप सही कर सकते हैं। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर क्या है कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट जो है एक्सट्रीम है, गलत है दोस्तों, क्योंकि मैं बता दूँ कि दोस्तों एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि दोस्तों जनरली जो भी दोस्तों कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है जनरली सी कोस्ट के आसपास ही दोस्तों जो है एस्टेब्लिश होते हैं, ताकि दोस्तों को पता है कि कूलिंग वाटर जो दोस्तों है उसका कूलिंग वाटर के लिए। और दोस्तों जो भी है कि वाटर को दोस्तों आपको भेपर में कोल के माध्यम से दोस्तों उसको भेपर में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, और दोस्तों भेपर से ही आपको जो है टरबाइन चलाकर विद्युत जो है ऊर्जा की दोस्तों उत्पादन होता है। तो वाटर बहुत ज़रूरी है, लार्ज अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है, चाहे दोस्तों कूलिंग प्रोसेस हो, चाहे दोस्तों स्टीम जनरेट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो नन ऑफ देम यूजेज सी वाटर, दोस्तों ये तो आपका गलत है, ठीक है। और दोस्तों एक से एग्जांपल मैं देता हूँ कि यहाँ पर एक कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड दोस्तों जो है वो आपको समुद्र किनारे है, तो दोस्तों स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल दोस्तों कुडमकुलम जो है तमिलनाडु में, जो कि रशिया के सहयोग से दोस्तों स्थापित किया हुआ दोस्तों समुद्र किनारे है। आए दिन आप लोग दोस्तों देखते होंगे न्यूज़पेपर में विरोध होते रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी सही है दोस्तों, का मतलब हाँ ये गलत है कि नन ऑफ देम यूज सी वाटर। दोस्तों जैसे कि मैंने दो एग्जांपल दिया कि सी वाटर के जो है कोस्टल एरिया के आसपास दोस्तों ये जो स्थापित किया गया है। दूसरा दोस्तों स्टेटमेंट क्या है कि नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों ये भी गलत है, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ऐसा पावर प्लांट है जिसमें दोस्तों वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में स्थापना किया गया है, इसका तो ये भी गलत है। तीसरा दोस्तों नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। दोस्तों ये भी गलत है दोस्तों। मैं इससे आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसा कि मैंने दोस्तों अभी बताया कि बहुत सारे दोस्तों हमारे देश में जो भी थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए दोस्तों, वो जो प्राइवेट सेक्टर वाले भी दोस्तों स्थापित किए, गवर्नमेंट सेक्टर सरकार ने भी स्थापित किया है, प्राइवेट में भी दोस्तों। तो जैसे दोस्तों प्राइवेट का मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे कभी बताया मैंने कि जो कोस्टल गुजरात जो करके है, जिससे मैंने बताया कि कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड दोस्तों ये टाटा पावर का है, ठीक है। तो टाटा पावर दोस्तों प्राइवेट एजेंसी है, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस प्रकार जो नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड गलत दोस्तों। यहाँ पर नन ऑफ देम इज सेटअप ये भी गलत। तो दोस्तों ये जो नन ऑफ देम इज ये वाटर, तो उसमें एग्जाम्पल तीनों का दे दिया। इस प्रकार दोस्तों है ज्योग्राफी का मैंने दोस्तों कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस ज्योग्राफी के लिए जो 11th NCERT इसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों। 12th NCERT भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आपको लाभ होगा यूपीएससी में दोस्तों, चाहे बीपीएससी के लिए भी दोस्तों। इस प्रकार जो है इस वीडियो में ज्योग्राफी का पूरा सवाल दोस्तों मैंने करा दिया है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और जो है आप प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, सारा चीज़ आपको बाकी ज्योग्राफी के अलावा जो भी दोस्तों आपको हिस्ट्री हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, IR हुआ, पॉलिटिक्स सारा दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें 17 बीपीएससी की निःशुल्क तैयारी करके दोस्तों जो प्लेलिस्ट है उसी में दोस्तों मैंने सारा वीडियो डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर दोस्तों एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। शुभ रात्रि।